गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है कि चालाक इंसान की चालाकी हर जगह नहीं चलती। जब सही वक्त आता है तो ऐसे इंसान की चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, माधव और नीतू की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। शादी के बाद भी नीतू पढ़ाई कर रही थी और माधव नौकरी करता था। अचानक से माधव का ट्रांसफ़र हो गया। भरे मन से माधव को नई जगह जाना पड़ा। नीतू भी दुखी मन से अपने पति का सामान पैक कर रही थी। माधव नीतू से कहने लगा कि वो नहीं होता जो इंसान सोचता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि अगर भविष्य में मेरा कभी ट्रांसफ़र होगा तो मैं मेरी पत्नी को साथ लेकर ही जाऊंगा। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षाएं भी आ रही हैं और मेरा ट्रांसफ़र ऐसे समय पर हो गया है कि तुम साथ भी नहीं चल सकती। अब ये सुनकर नीतू कहने लगी, कोई बात नहीं, परीक्षा ख़त्म होते ही मैं वहाँ चली आऊँगी। तभी नीतू की सास कृष्णा जी बाहर खड़ी होकर अपने बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। जोर से वो बाहर से ही चिल्लाने लगी, अरे नीतू बहू, तुम क्या योजनाएं बना रही हो? क्या तुम परीक्षा तक ही यहाँ रुकोगी? तुमने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। कितने शौक़ से मैं बहू लेकर आई थी। अब मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हो गया है तो क्या तुम भी उसके साथ चली जाओगी? तुम्हें तो मेरे पास ही रहना होगा। हाँ, माधव बीच में घर आता जाता रहेगा। माँ की बात सुनकर माधव चुप हो गया। वैसे भी वो फ़िलहाल तो नीतू को साथ नहीं लेकर जा पा रहा था, इसीलिए माधव ने माँ से बहस करना ठीक नहीं समझा। लेकिन ये बात सुनकर नीतू को थोड़ी घबराहट होने लगी। नीतू ने सोचा कि अगर सचमुच मेरी सास ने मुझे मेरे पति के पास नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। अगले दिन माधव तो वहाँ चला गया जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था और नीतू अपनी सास, देवर और ननद के साथ वहीं पर रह गई। साथ संगत जी, उन लोगों का अपना पुश्तैनी घर था। माधव के पिता का देहांत होने के बाद माधव की माँ कृष्णा जी ने उसी घर में रहकर अपने तीनों बच्चों को पाला। अब माधव की माँ कृष्णा जी को पेंशन ज़्यादा नहीं मिलती थी, रुपए कम पड़ जाते थे, तो इसीलिए कृष्णा जी ने अपने मायके से मदद मांगी तो उनके माता पिता ने उन्हें उनकी हिस्से की ज़मीन बेचकर पैसे दे दिए। अब उन रुपए पैसों के ब्याज से ही कृष्णा जी के घर का काम चल जाता था। हालांकि कृष्णा जी को बहुत से लोगों ने कहा कि वो पढ़ी लिखी हैं, कुछ काम कर लें, लेकिन कृष्णा जी थोड़ा आराम पसंद औरत थी। उन्हें काम करना पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा, जब बैठे बिठाए ब्याज मिल रही है तो बेकार में मेहनत क्या करनी। इसीलिए उन्होंने नौकरी नहीं की और तीनों बच्चों का बचपन बड़े ही मुश्किल में बीता। क्योंकि पैसे थोड़े थे तो उन्हें सीमित रुपयों में ही गुजारा करना पड़ता था। खैर, जब माधव की नौकरी लग गई तो उन लोगों की घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। माधव की नौकरी के बाद उसके लिए नीतू का रिश्ता आया तो नीतू की शादी माधव से हो गई। अब नीतू शादी के पहले भी पढ़ रही थी और बाद में भी पढ़ना चाहती थी, और क्योंकि नीतू का मायका उसी शहर में था इसीलिए उसे कॉलेज बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और माधव ने भी उसे आगे पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। और अब तो नीतू की पढ़ाई पूरी होने ही वाली थी, लेकिन इसी बीच माधव का ट्रांसफ़र हो गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वैसे भी उनकी शादी को केवल 5 महीने ही हुए थे। दोनों का मन भी नहीं लगता था। इधर जब माधव दूसरी जगह चला गया तो कृष्णा जी के व्यवहार में बहू नीतू के लिए बदलाव आने लगा। बेटे के सामने तो वह बहू से अच्छी तरह से पेश आती थी, लेकिन अब बेटे की पीठ पीछे कृष्णा जी अपने असली रूप में आने लगी थी। वो सोचती थी कि अगर बहू भी बेटे के पास चली गई तो घर का काम कौन करेगा। पहले की तरह उन्हें सारे काम करने पड़ जाएंगे। इसीलिए वो चाहती नहीं थी कि नीतू माधव के पास चली जाए, और वो नीतू से नाराज़ भी रहती थी। वो यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से नीतू की पढ़ाई पूरी ना हो
और उसे यहीं रहना पड़ जाए। इसीलिए नीतू को पढ़ाई के लिए समय भी कृष्णा जी नहीं देती थी। ऊपर से उन्होंने नीतू के खाने पीने में भी कटौती करनी शुरू कर दी। अच्छी फल और सब्जियां तो वो खुद ही खा लिया करती थी या अपने बेटे और बेटी को खिला देती थी, और बहू नीतू को केवल रूखा सूखा खाना ही मिलता था। लेकिन फिर भी बेचारी नीतू इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन कई दिनों से वो देख रही थी कि जब भी उसकी सास कुछ अच्छा बनाती थी तो वो उसे खाने के लिए नहीं देती थी। अब ऐसे ही एक दिन नीतू जब अपने कॉलेज से वापस आई तो कृष्णा जी घर में गाजर का हलवा बना रही थी। अब नीतू को सामने देखते ही उसकी सास बोल पड़ी, तुम्हारे लिए मैंने दाल और चावल बना दिए हैं, तुम जाकर खा लो और कपड़े धो लो, और ये गाजर का हलवा तुम मत लेना, ये मैंने मेरे बच्चों के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए तो दाल चावल ही बहुत है। नीतू हैरान थी कि उसी के ही हम उम्र उसका देवर और ननद उसकी सास के लिए बच्चे हो गए और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि नीतू को गाजर का हलवा पसंद नहीं था तो उसे खाना भी नहीं था। नीतू चुपचाप खाना खाकर अपने काम में लग गई। बाद में नीतू ने देखा कि कृष्णा जी बड़े ही मज़े से बेटे और बेटी के साथ गाजर का हलवा खा रही थी। नीतू को ये बात बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को समझा लिया था कि मुझे तो वैसे भी गाजर का हलवा पसंद नहीं, तो जिसे खाना है उसे खाने दो। अब तो कृष्णा जी कभी कभार नीतू के काम में भी कमी निकालने लगी थी। वो चाहती थी कि नीतू तनाव में रहे, इसीलिए वो उसे तरह तरह के ताने मारती थी। नीतू को डांटती थी, फटकारती थी, ताकि उसका ध्यान पढ़ाई पर ना लग सके। नीतू बिन तानों से परेशान हो गई थी, लेकिन कभी भी उस बेचारी ने सास की बातों का विरोध नहीं किया। लेकिन दिन ब दिन कृष्णा जी की हरकतें गलत होती जा रही थी। कभी तो कृष्णा जी पकोड़े और समोसे बनाकर अपने बच्चों के साथ बैठकर खाती थी, तो कभी कचौड़ी बनाकर खाती थी। वो नीतू से पूछना ज़रूरी भी नहीं समझती थी कि तुम खाओगी या नहीं। अब देखते ही देखते नीतू की परीक्षाएं ख़त्म हो गई, परिणाम भी आ गया। नीतू अच्छे अंकों से पास हो गई थी। अब ऐसे ही एक दिन कृष्णा जी अपनी रसोई में बेसन का हलवा बना रही थी। नीतू अपने कमरे में कोई काम कर रही थी। नीतू को भूख लगी तो वो रसोई में आई और अपने लिए वो दाल चावल और सब्जी लेकर अपने कमरे में ही चली गई। नीतू की सास, देवर और ननद ने पहले से ही खाना खा लिया था। उसके बाद कृष्णा जी का मीठा खाने का मन था तो वो बेसन का हलवा बनाने लगी। थोड़ी ही देर में हलवे के जलने की गंध नीतू के कमरे तक पहुंच गई। नीतू समझ गई कि आज हलवा जल गया है। अब वैसे तो जब भी कृष्णा जी कुछ अच्छा बनाती थी तो खुद खाती थी या बच्चों को खिला देती थी। नीतू बहू से कहती थी कि तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो दाल चावल ही बहुत है। लेकिन उस दिन जब बेसन का हलवा जल गया तो कृष्णा जी ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ वो बेसन का हलवा नीतू के सामने ले जाकर रखते हुए कहा, देखो आज मैं हलवा बना रही थी तो ये जल गया है, ये पूरा ख़राब हो गया है। तुम एक काम करो, तुम ये खा लो और दाल चावल रहने दो, वो तुम शाम को खा लेना। नीतू हैरानी से कहने लगी, माँ जी, मैं ये जला हुआ बेसन का हलवा खाने के लिए अपना खाना क्यों छोड़ दूँ? ऊपर से आपने ये हलवा पूरे परिवार के लिए बनाया था तो इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी? और अगर हलवा जल गया है तो क्या घर की बहू केवल जला हुआ खाना खाने के लिए ही है? जब आप बढ़िया वाले पकवान बनाती हैं तब तो आप मुझसे पूछती भी नहीं, और आज जब हलवा जल गया तो सारा मुझे खाने के लिए दे रही हैं। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ। कृष्णा जी गुस्से में बोल पड़ी, देखो घर की बहुएं अनाज को ऐसे बर्बाद नहीं करती, तुम्हें तो ये हलवा खाना ही होगा। नीतू ने भी गुस्से में कह दिया, नहीं माँ जी, मैं ये नहीं खाऊंगी। अगर मेरे लिए दाल चावल ही काफ़ी हैं तो मैं दाल चावल ही खा रही हूँ, मुझे तो मीठे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ये खाइए और अपने बेटे और बेटी को भी खिलाइए, मुझे ये खाने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं। और किसी के साथ याद रखिए, इतना भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि उसके मन से सामने वाले के लिए इज्जत ख़त्म ही हो जाए। इतना सुनना था कि कृष्णा जी ने गुस्से में नीतू पर हाथ उठा दिया, लेकिन आज तो नीतू भी तैयार थी। उसने तो सास का वार रोक दिया और बोल पड़ी, माँ जी ये गलती अब दोबारा मत कीजिएगा, वरना
मैं सभी को सच्चाई बता दूंगी। मैं इतने दिनों से लिहाज में आपकी कड़वी बातें सुन रही थी, आपके ताने सुन रही थी, लेकिन आपने तो आज मुझ पर हाथ ही उठा दिया। मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो आपके ताने सुनकर और मार खाकर चुपचाप बैठी रह जाऊं। मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, इसीलिए मैं यहाँ रुकी थी, वरना मैं कब का माधव जी के साथ चली गई होती। अब मेरी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं तो मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। आप आराम से अपने घर में रहिए, मीठा बनाइए और अपने बेटे बेटी को प्यार से खिलाइए और खुद ही काम कीजिए। मैं तो अब माधव के पास चली जाऊंगी। ये सुनते ही कृष्णा जी बोल पड़ी, तू पागल हो गई है क्या? मैं माधव को कहूँगी ना तो वो कभी भी तुझे साथ लेकर नहीं जाएगा। मैं बस उसके सामने 2 आंसू बहाऊंगी कि मैं बीमार रहती हूँ, तुम इसे यहाँ से ना लेकर जाओ तो वो तुम्हें यहीं छोड़ देगा। अब नीतू की बात ख़त्म होते ही कमरे में माधव की आवाज़ गूंजी, अरे माँ वाह, क्या दिमाग लगाया है, क्या योजना बनाई है। लेकिन अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूँ, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। कृष्णा जी तो डर कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन माधव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि वो तो फ़ोन पर बोल रहा था और फ़ोन स्पीकर पर था। हैरानी से कृष्णा जी नीतू की ओर देखने लगी तो नीतू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी मुझे डर था कि आप ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ ताना सुनाएंगी, कुछ उल्टा सीधा सुनाएंगी, इसीलिए मैंने पहले ही माधव को फ़ोन लगा दिया था ताकि माधव भी सब कुछ सुन सके कि उसकी माँ उसकी पत्नी के साथ किस तरीके से बात करती है। कृष्णा जी का तो सर झुक गया। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। आज उनकी सारी कड़वाहट बेटे के सामने भी आ गई थी। अब इसी घटना के 15 दिन बाद माधव घर आया और वो नीतू को लेकर घर से चला गया। नीतू भी चुपचाप सब कुछ सहन करती गई और बिना अपनी मानसिक शांति को बिगाड़े उसने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और सही समय पर सही तरीके से अपनी सास की सच्चाई पति के सामने लाकर रख दी। अब तो नीतू की ज़िंदगी से परेशानियां दूर ही हो चुकी थी। साथ संगत जी, कई बार कई लोग बहुत गलत करते हैं। गलत करने वाले इंसान को लगता है कि हम तो बहुत चालाक हैं, लेकिन जब सही वक्त आता है तो इंसान की सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। जैसा कि कृष्णा जी के साथ हुआ। वो खुद को बहुत चालाक समझती थी और समझती थी कि वो अपनी बहू को हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेंगी। और तो और वो अपनी बहू से बुरा बर्ताव करती थी। अगर उनका व्यवहार अच्छा होता तो शायद नीतू खुद ही सास के पास रुक जाती, लेकिन कृष्णा जी ने बहू के साथ बहुत गलत किया। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।